very long. You can see there are just 10 slides all together. So yes, it's also very small. ये भी usually दूसरे chapters के साथ combine होकर आता है. तो आसान से स्टार्ट करते हैं. नंबर वन, फिशिंग. एक तो देखो, फिशिंग जो है वो कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है. ऑक्यूपेशन होती है बहुत सारे लोगों की. लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड. और यूजुअली उन्हीं एरियाज में हो सकती है जहाँ पे या तो रिवर्स हों या फिर सीज हो. तो यूजुअली कोस्टल एरिया के लोग जो है वो फिशिंग को प्रैक्टिस करते हैं. So it is one of the oldest occupation. फिर प्रैक्टिस कहाँ की जाती है? लेक्स में, रिवर्स में, सीज में, जहाँ भी पानी होगा वहाँ फिशेस होती है, मरीन लाइफ होती है. एंड पाकिस्तान अर्न 6% टोटल फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग फिश. तो हमारी फिश जो है वो जो कोस्टल एरियाज की है, यानी जो कराची वाला सी है और जो बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया गवादर वाला, वहाँ पर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की फिश होती है और वो एक्सपोर्ट की जा सकती है. और हमारी जो नेबरिंग कंट्री है बलूचिस्तान वाली साइड से, अफगानिस्तान और ईरान, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट का बिजनेस हम ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू कि कराची से कोई चीज़ जो है वो फिशिंग वाली एक्सपोर्ट हो रही है, बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री इस साइड पर जो है इंडिया, उससे इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है. सो ईरान और अफगानिस्तान की लोकेशन से हमें थोड़ा एडवांटेज है कि वो हमारे वो कंट्रीज हैं जो कि हमारी फिशिंग इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट को बाय कर लेते हैं. मेन ऑक्यूपेशन फॉर पीपल नियर कोस्टल सिंध एंड बलूचिस्तान, जो मैंने अभी आपको बताया है कि ज़्यादातर हर प्रोविंस की ना अपनी अपनी खासियत है. जैसे अब पंजाब है तो पंजाब में ज़्यादा जो फोकस है वो लोगों का होता है टूवर्ड्स एग्रीकल्चर. बट जो पीपल ऑफ बलूचिस्तान हैं या पीपल ऑफ सिंध है जो कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध में रहते हैं, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन फिशिंग. बलूचिस्तान में क्योंकि और कोई इतना एसेट उनके पास नहीं है मींस to earn, क्योंकि like I said उनकी topography is bad, they have bad land topography. Mineral industry is not yet explored in Balochistan up to a good extent. इसीलिए they are restricted to limited occupations and one of them is fishing. देन अच्छा, देन अगेन फिशिंग की भी हमारे पास टू कैटेगरीज हैं. एक है मरीन फिशिंग और एक है इनलैंड फिशिंग. ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है दैट क्योंकि फिशेस की भी ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं. सो दे यूजुअली आस्क अ क्वेश्चन दैट सेज के व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिशेस फाउंड इन मरीन फिशिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिशेस फाउंड इन इनलैंड फिशिंग. ये खैर अभी आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आप लोग याद रखना, ये अपने पास कहीं नोट कर लो. अच्छा, then fish waste can be used to make fertilizer and fish is a good source of diet due to low cholesterol. तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने 6 मार्क्स के लिए याद कर सकते हो या इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. दैट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि फिशिंग इंडस्ट्री को हमें क्यों डेवलप करना चाहिए. सो इसमें आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो. नंबर वन कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, और कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो लोकेशन मेंशन करोगे तो और एडेड एडवांटेज मिलेगा. दैट अफगानिस्तान एंड ईरान, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है. खैर अफगानिस्तान के साथ करंट टाइम से तो इतने अच्छे रिलेशन नहीं है, बट ईरान के साथ तो हैं. सो ईरान कैन बी अ गुड कंट्री टू बाय आर फिशिंग एक्सपोर्ट्स. देन फिश के वेस्ट से वी कैन मेक फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हम ग्रो कर सकते हैं. फर्टिलाइजर कैन बी प्रोवाइडेड टू पंजाब, क्योंकि पंजाब इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. तो इस तरीके से आपने इसको लिंक करना होगा कि कैसे एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर सकती है. फिर फिश जो है वो एक अच्छी सोर्स है, तो आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिश एक अच्छी चीज़ है, इसको प्रमोट करना चाहिए फिशिंग इंडस्ट्री को. जी वाफिया. मिस वाफिया. आपने कुछ कहा था नोट डाउन करने के लिए, आपकी आवाज़ उस वक्त कट गई थी, क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरीन फिशिंग की टाइप्स कौन सी होती हैं और इनलैंड फिशिंग की टाइप्स ऑफ फिशेस कौन सी होती हैं. यह भी आपके पास आएगा कि हमें कौन सी फिशेस मरीन फिशिंग से मिलती है, कौन सी फिशेस इनलैंड फिशिंग से मिलती है. ठीक है, तो ये आपको टाइप्स आनी चाहिए. यह भी आएगा नहीं। आगे, पर मैं आपको ये बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो. ओके ओके। ठीक है. देन अब द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन मरीन एंड इनलैंड फिशिंग की होता क्या है. सो ये आपसे वैसे इतना नहीं पूछा जाएगा, पूछा आपसे टाइप जाती हूँ, लेकिन कभी कभी एक आध दफा आई हैव सीन अ क्वेश्चन वेयर दे आस्क व्हाट एग्जैक्टली इज मरीन फिशिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन इनलैंड फिशिंग. तो एनीवेज, पाकिस्तान है सिंध एंड मकरान कोस्ट. ठीक है,
सिन कोस्ट इज 30% एंड मकरान कोस्ट है 70%। यानी कोस्ट वो एरिया होता है विच इज कनेक्टेड टू अ सी, राइट। सो सिन कोस्ट है हमारे पास इन सिंध, एंड देन मकरान कोस्ट है टुवर्ड्स बलूचिस्तान। सो कराची इज वन ऑफ द मेन फिशिंग सेंटर, कोस्टल एरिया का पार्ट है तो फिशिंग सेंटर भी होगा। ऑन मकरान, यानी जो मकरान कोस्ट है, बलूचिस्तान वाली जो कोस्ट है जिसको हम मकरान कोस्ट कहते हैं, उसकी सिटी गवादर है। जैसे सिंध कोस्ट में कराची इज द कोस्टल एरिया, सिमिलर इज द केस विद मकरान कोस्ट जो कि बलूचिस्तान वाले प्रोविंस में आती है, और गवादर उसकी वो सिटी है जो कि फिशिंग सेंटर है। सो दीज आर टू मेन फिशिंग सेंटर्स, कराची एंड गवादर। कराची इन सिंध अंडर सिंध कोस्ट, एंड गवादर इन बलूचिस्तान अंडर मकरान कोस्ट। मेक सेंस? यहाँ तक समझ आया? जी मैं समझ गया। ठीक है। जी। देर आर टू टाइप्स ऑफ मरीन फिशिंग। अच्छा, सो पहले तो हमारे पास फिशिंग की दो कैटेगरीज थी, राइट। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट फिशिंग, हमने कहा कि फिशिंग की एक टाइप है मरीन, राइट, और एक है इनलैंड, एक है इनलैंड। ठीक है, अब हम फर्दर पढ़ने जा रहे हैं कि मरीन फिशिंग की हमारे पास कौन सी दो कैटेगरीज हैं। ओके, सब मरीन फिशिंग की टू कैटेगरीज आर सबसिस्टेंस एंड इन कमर्शियल। सो ये नाम से ही बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो कि कमर्शियल होगी वो एक बड़े एरिया के लिए होगी, या उसको आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देख सकते हो, एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देख सकते हो। जो सबसिस्टेंस होती है उसमें जो फिशरमैन होता है, यानी फॉर एग्जांपल गवादर पोर्ट है, राइट, या गवादर गवादर कोस्ट की अगर हम बात करें, और हम बलूचिस्तान के सिनेरियो में बात करें, उनके पास वैसे इतनी फैसिलिटीज नहीं है। उनको अपना लाइवलीहुड भी अर्न करना है और उनको अपना अपना घर भी चलाना है, राइट। सो जब उनको अपना घर चलाना होता है तो फिर उसमें जो फिशरमैन होता है उसकी जो फैमिली होती है वो वही फिश खा लेती है जो वो पकड़ती है। तो ये लोग कोई बहुत ज्यादा अम, यानी एक हैवी अमाउंट में ये लोग फिशिंग नहीं कर पाते, बस इतनी कर पाते हैं कि वो अपने लिए ही पूरी हो जाए। बहुत नॉमिनल सा उनका फिश कैच होता है, और ज्यादातर वो खुद ही इसको कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। क्योंकि उनके पास इतने कोई एडवांस्ड मीन्स नहीं होते जिससे वो एक हैवी अमाउंट फिशिंग का कैच कर सकें, और उसको फिर मतलब वो सिर्फ उतना ही करते हैं जितना उनके लिए पूरा हो सके। इतना नहीं होता कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकें। सो ये इनका डिसएडवांटेज हो जाता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि इनके पास इतने मीन्स नहीं होते। ये लोग एक कन्वेंशनल तरीके से फिशिंग करते हैं जिसमें वही आप नेट डाल के पकड़ लेते हो फिश को, तो उसमें कितनी फिशेस आ जाएंगी, हार्डली 40। अब 40 है तो आप वो अपने घर के लिए स्टोर कर सकते हो, क्योंकि आपको जब एक्सपोर्ट करना है या जब आपको सेल करना है तो आपके पास बल्क में चीज़ होनी चाहिए, राइट। सो एक मरीन फिशिंग वो होती है जिसमें फिशरमैन और उसकी फैमिली कन्वेंशनल मेथड से अपने लिए ही फिश का कैच कर पाती है, और वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो कमर्शियल फिशिंग होती है उसमें फिश जो है वो एक मार्केट में आप सेल करते हैं। और जो ये कमर्शियल फिशिंग होती है इसके पोर्ट्स थोड़े एडवांस्ड होते हैं, यानी इनके पास थोड़े ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, इतने भी नहीं होते बस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसकी जो मेन साइट्स हैं वो कराची और गवादर है। न्यू टेक्निक्स आर यूज फॉर इन कमर्शियल फिशिंग, like mechanized boats that can travel up to 5060 km from coast. द टाइप्स ऑफ मरीन फिशेज आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि मरीन फिशेज में कौन सी टाइप्स जो है वो आप कैप्चर करते हो। और इसमें आप जो है इसको ऑप्शन ना लो कि बस मैं शार्क्स और कैटफिश याद कर लेती हूँ या मैं ड्रम्स और स्केट्स याद कर लेती हूँ। वो आपसे इतने ही आपको ब्लैंक्स देंगे। यानी हो सकता है आपको 5 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ यही दे दें कि मरीन फिशेस बताओ कितनी होती हैं, या उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो ये बहुत इजी मार्क है, इसको लेना इतना मुश्किल नहीं है। नाम याद कर लो, सारे नाम लिख कर आ जाओ, ये जो मैंने बोल्ड किए हैं मैं, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसको ईजी मत लेना वरना बिला वजह में मार्क्स हट जाएंगे। मरीन फिशेस में शार्क्स हैं, कैटफिश है, रेज हैं, ड्रम्स हैं, स्केट्स हैं। ओके, देन इनलैंड फिशिंग, जो कि दूसरी कैटेगरी, एक मरीन फिशिंग थी, एक इनलैंड थी। मरीन फिशिंग की हमने दो कैटेगरीज पढ़ी, एक इन कमर्शियल था, एक सबसिस्टेंस था। इनलैंड फिशिंग में जो है वो अब हमारी दूसरी कैटेगरी है फिशिंग की, और ये प्रैक्टिस होती है रिवर्स और लेक्स में। ठीक है, मरीन फिशिंग कहाँ प्रैक्टिस हो रही थी? कोस्टल एरियाज में। इनलैंड फिशिंग कहाँ हो रही है? रिवर्स और लेक्स में।
यानी इनलैंड फिशिंग आपकी यूजुअली पंजाब में प्रैक्टिस हो सकती है बिकॉज पंजाब में वी हैव रिवर्स। लेकिन जो मरीन फिशिंग थी वो हम कोस्टल एरियाज में कर रहे थे, कराची और गवादर में, जो कि सी से कनेक्टेड थी। ये एक मेजर डिफरेंस है। मरीन फिशिंग आप कोस्टल एरियाज में कर रहे हो, इनलैंड फिशिंग आप रिवर्स और लेक्स में कर रहे हो जहाँ पे आप सी से एक्सपोज नहीं होते। अच्छा, फिर इनलैंड फिशिंग की आपसे कैटेगरीज पूछी जाती हैं, वो भी आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। ये इस पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि मैं सिर्फ दो तीन याद कर लेती हूँ। जितनी मैंने इसमें एक तो वैसी फिशिंग के चैप्टर में बहुत कम चीज़ें हैं, जितनी दी हुई हैं और एटलीस्ट जो बोल्ड करी हुई हैं वो प्लीज़ याद कर लेना, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक रीज़न की वजह से इसको मैंने जो है वो बोल्ड करा था, ताकि आप लोग जब खुद भी रिवाइज करो तो आप लोगों के बैक ऑफ द माइंड में हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो पाला, थाला, ट्राउट, रहू, मनासीर आपकी इनलैंड फिशिंग के प्रोडक्ट्स होती हैं। फिश फार्म्स, अच्छा अब इनलैंड फिशिंग है तो कभी कभी जो जो ये होते हैं लोग जो फिशिंग करते हैं जिनकी ऑक्यूपेशन होती है, वो फिश फार्म्स बनाते हैं, ठीक है। ये आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर 1 मार्क के व्हाट आर फिश फार्म्स, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, व्हाट आर फिश फार्म्स। सो फिश फार्म्स आर रेक्टेंगुलर मैन मेड पॉन्ड्स फॉर ब्रीडिंग ऑफ फिश। ये कीवर्ड्स हैं। रेक्टेंगुलर नंबर 1, मैन मेड नंबर 2, नंबर 3 ब्रीडिंग ऑफ फिश। तो ये 1 मार्क के लिए यू नीड टू राइट ऑल 3 कीवर्ड्स, रेक्टेंगुलर, मैन मेड, एंड पर्पस क्या है इनका, ब्रीडिंग ऑफ फिश करवाना। क्योंकि जो वो फिशिंग करते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि हमारे पास कौन सी अच्छी प्रोडक्ट आएगी, कौन सी अच्छी फिश होगी, कौन सी अच्छी स्पीशीज है, उनकी कैसे ब्रीडिंग होनी चाहिए। तो वो लोग उसको खुद से मॉनिटर करते हैं, खुद से सुपरवाइज करते हैं इन द फिश फार्म्स। Fish farms have concrete base to prevent water loss. Trees are planted around to provide oxygen. तो ये मैं जब आप लोगों को मिनरल रिसोर्सेज ऑफ फिशिंग की भेजूंगी पीडीएफ जिसमें इंपॉर्टेंट पिक्चर्स होती हैं, तो उसमें आपको फिश फार्म्स भी दिखेंगे। उसको इम्पोर्टेंट तरीके से अच्छे से देख लेना, बिकॉज आपको वो कभी कभी पेपर में फिश फार्म की पिक्चर देते हैं और आपने पर उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो वो बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल होता है बिकॉज एक तो रेक्टेंगुलर होता है, ऊपर से वो पूरा सीमेंटेड होता है। तो मैं आप लोगों को वो पीडीएफ आपके ग्रैंड टेस्ट से पहले भी भेज दूंगी, बहुत इजी टू आइडेंटिफाई है। डिस्क्रिप्शन आपको मैंने बता दिया, पिक्चर मैंने आपको सेंड करनी है। पिक्चर्स मैं इसलिए नहीं लगाती अपनी स्लाइड्स में बिकॉज वो कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो इसलिए आई डोंट ऐड पिक्चर्स ऑफ बुक्स। अच्छा, अब गवर्नमेंट के क्या रोल्स होते हैं इन फिशिंग इंडस्ट्री। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू फिशिंग मेथड्स बिकॉज पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत बाबा आदम के ज़माने से होती है, कन्वेंशनल तरीक़ों से होती है, इसलिए वो उतनी इफेक्टिविटी नहीं दिखाती, लेस इफेक्टिव होती हैं हमारी चीज़ें। तो अब गवर्नमेंट ने कुछ जो हैं वो स्टेप्स लिए हैं फिशिंग को एडवांस करने के लिए। गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू डेवलप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स सच एज केन और फ्रोजन फिश। तो वैल्यू एडेड इशाल को ज़्यादा अच्छा पता होगा कि फॉर एग्जांपल एक कपड़ा होता है, राइट। एक कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले लो जो स्टिच नहीं होता। तो जो अनस्टिच आप थान से कपड़ा लेते हो वो आपको सस्ता पड़ता है, राइट। लेकिन वही कपड़ा जब पूरा अच्छे से अब एक पूरी अपनी शेप बना लेता है, पूरी एक वो शर्ट, ट्राउजर, एक दुपट्टा सब कुछ बन जाता है, तो वो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होती है। और फिर जब आप उसमें वैल्यू ऐड कर देते हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि उसको एडवांस करने में एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसकी डिजाइनिंग होती है। तो एक थान वाला कपड़ा वो होता है जो एक नॉर्मल सी आपने फिश पकड़ ली, राइट। लेकिन उसकी एडवांसमेंट यानी उसको पूरा एक शेप देना, उसको केन प्रोडक्ट बनाना या उसको फ्रोजन फिश बनाना या उसमें मसाले लगा के उसको बेचना, तो इसका मतलब है कि आपने उसमें वैल्यू ऐड कर दी। तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके के सेटअप्स कर दिए हैं कि अब जो फिशिंग होती है वो सिर्फ फिश उठा के नहीं बेच दो। कभी कभी आपने अगर कभी मार्ट्स पे भी देखा हो तो अब जो मार्ट्स पे वो फिशेस मिलती हैं वो प्रॉपर मसाला लगी हुई पूरी फ्रोजन अच्छी सी, और कुछ जो है वो केंड होती हैं। तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा इनकम होती है। Hey, government has also taken steps to provide guidance and weather information for fishermen through broadcasting services. अच्छा, अब हमारे फिशरमैन अगेन वही जो मसला है कि पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन जो होती है वो इतनी कोई एजुकेटेड नहीं है। रूरल एरियाज के लोग होते हैं, यानी बैकवर्ड एरियाज के। इन लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं होता कि किस तरीके से एक चीज़ को प्रॉपरली लेके चलना है। तो उनको ना वेदर का पता होता ना उनको गाइडेंस होती। तो फॉर एग्जाम्पल
क्या क्या चैलेंजेस हैं फिशिंग इंडस्ट्री में। ये है कि एक प्रॉपर सीजन होता है जिसमें आपको फिशिंग करनी होती है। यानी यू जस्ट कांट गो ऑन अ रैंडम डे, सनी डे है, ओके अच्छा लग रहा है, आओ मैं फिशिंग करके आता हूँ, नो। फिशिंग का भी एक पैटर्न होता है कि आपने कब फिशिंग करनी होती है, कौन से मंथ्स में फिशिंग होती है। जैसे हम एग्री को प्रॉपरली प्लान करते हैं, वैसे ही फिशिंग को भी प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। क्योंकि उनकी कभी ब्रीडिंग चल रही होती है, कभी वो बेबी फिशेस होती हैं। बेबी फिशेस को ये लोग कैप्चर करके आगे बेच देते हैं, या फिर वेदर के हिसाब से आपने जो है वो फिशिंग करनी होती है कि एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर जाके फिशिंग करनी होती है, वरना कभी कभी आप डिजीज्ड फिश उठा लेते हो, यानी ऐसी फिश जो कि बीमारियों में मुब्तला हो। तो उसकी प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो रैंडमली कोई भी फिश उठा के कैप्चर कर लेते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे, ये पोर्ट्स भी हैं राइट, तो यहाँ पे कभी कंटेनर आ रहा होता है या टैंकर आ रहा होता है या शिप आ रही होती है, उसका ऑयल स्पिल हो जाता है और उनको पता ही नहीं होता और वो फिशिंग कर लेते हैं जाके। तो फिर क्या होता है कि फिश जो होती है वो सारा ऑयल उसने अपने अंदर कंज्यूम कर लिया होता है और वो फिर हाईली टॉक्सिक फिश बन जाती है। तो कभी कभी इस तरीके के केसेस रिपोर्ट होते हैं न्यूज चैनल्स पे कि एक फैमिली गई, उसने फिश खाई एक रेस्टोरेंट से और सबकी ओवर द नाइट डेथ हो गई। सो ये सारे हैजर्ड्स होते हैं क्योंकि फिशरमैन को इतनी नॉलेज ही नहीं होती कि उसने कब एग्जैक्टली अब अगर फॉर एग्जांपल ऑयल स्पिल हो गया इन द सी, तो उनका फिर एक डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम पीरियड होता है फॉर 90 डेज। अब 90 डेज तक एक फिशरमैन फिशिंग नहीं कर सकता ताकि फिश का अंदर का जो मैकेनिज्म है वो उसको डिटॉक्सिफाई करे, क्योंकि अगर आप ऑयल वाली फिश खाओगे जिसने ये वाला क्रूड ऑयल अंदर कर लिया होगा, इंजेस्ट कर लिया होगा, तो फिर वो आपके ह्यूमन बींग से लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये सारी जो गाइडेंसेस होती हैं वो फिशरमैन के पास ज़्यादातर नहीं होती। लेकिन अगर हम फिशिंग इंडस्ट्री को अच्छा जो है वो डेवलप करें, तो उसका सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है? उसका सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट ये हो सकता है कि एक अच्छा रिटर्न मिलता है फिशरमैन को अगर वो कमर्शियल फिशिंग करे। और अगर आपके पास थोड़ी एडवांसमेंट है, आप उसको अच्छे से गाइड कर सकते हो, तो आप एम्प्लॉयमेंट अपनी बढ़ा सकते हो। हम यही देखते आ रहे हैं कि हर चीज़ जो आप अच्छी डेवलप करोगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है। फिर फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करोगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होगी आपकी, उसको एक्सपोर्ट करोगे, आपकी नेबरिंग कंट्री से अच्छे ताल्लुकात हैं उसको लेवरेज करो, ईरान में करो, इराक में करो, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज अच्छा मिलेगा। और रिड्यूस्ड बर्डन ऑन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक, तो ये एंड है सॉरी, तो एंड लाइफ स्टॉक, यानी हमारा जो पूरा फोकस है पाकिस्तान का वो है कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। जरा हमें किसी ने रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करा ना कि हम अपनी दूसरी इंडस्ट्रीज को ना डेवलप करें। हो सकता है बलूचिस्तान को अपनी फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, पंजाब को अपना एग्री पे काम करे, सिंध अपनी कोई और चीज़ लेकर आए। तो हर प्रोविंस अगर कंट्रीब्यूट करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन फॉरेन एक्सचेंज, तो फिर पाकिस्तान ऐसे डेवलप हो सकता है। लेकिन क्या है कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर 70 ईयर्स से हमारा पूरा फोकस सिर्फ एग्री पर है, हम किसी और चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते। बलूचिस्तान के पास तो जबकि ज़्यादा बेनिफिट है, एक तो पोर्ट है, दूसरा हाईली अच्छी लैंड है कि वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दो इंडस्ट्रीज में बलूचिस्तान अपने आप को डेवलप कर सकता है। पर क्योंकि वहाँ इतनी टेररिज्म है, इन लोगों का बेसिकली बलूचिस्तान में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं जिनकी लॉबिंग होती है विद इंडिया, और वहाँ पे फिर ये लोग मिल मिला के दे डू टेररिज्म। और फिर ये अलग अलग जो है वो तरीके हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को वीक करने के, ताकि पाकिस्तान ना तरक्की कर सके, ना डेवलप हो सके। और इसी तरीके से जैसे हम 70 ईयर्स से इतनी हाईली अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशंस में रहते हैं, तो फिर हम ऐसे ही रह जाएं। तो ये सब हिडन एजेंडाज होते हैं एक्सट्रीमिस्ट लोगों के। देन प्रॉब्लम्स क्या है फिशिंग की? प्रॉब्लम्स ये हैं कि कराची फिश हार्बर इज अफेक्टेड बाय पोल्यूटेंट्स, वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये दोनों गवादर और कराची ये दोनों पोर्ट्स भी हैं। ये सिर्फ फिशिंग के लिए नहीं है, ये बाकायदा यहाँ पे हैवी एक्टिविटी हो रही है पोर्ट्स की। तो कभी भी जो टैंकर आ रहा है, शिप आ रही है, उसकी कभी भी स्पिलेज हो सकती है। तो फिर ये केमिकल जो है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं और इसकी वजह से ये आपका ह्यूमन बींग्स के लिए हाईली टॉक्सिक, जो इतने टॉक्सिक होते हैं कि डेथ हो सकती है। देन एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर लीच इनटू रिवर सिस्टम। अब जो ऊपर वाले पंजाब वाली साइड पर जो फिशिंग होती है
उसका यही प्रॉब्लम है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का हैवी यूज होता है। अब वो जब ड्रेन होते हैं ये दोनों चीजें, तो ड्रेन होकर रिवर सिस्टम में आते हैं, बिकॉज वी नो कि पंजाब में हमारे 4 मेजर रिवर्स फ्लो कर रहे हैं। तो वहां पे कहीं पे भी किसी भी रिवर में आके वो फ्लो कर जाएंगे, और जो फिश होगी वो उसको वो इंजेस्ट कर लेगी, तो वंस अगेन एक आपका टॉक्सिक साइकिल क्रिएट हो जाएगा। फिर ओवर फिशिंग का एक प्रॉब्लम है कि ब्रीडिंग सीजन में भी फिशरमैन जो होता है वो उसको ओवर फिश कर लेता है, जिसकी वजह से आप बेबी फिशेस कैप्चर कर लोगे, तो फिर आगे आपके पास नहीं होगा इतना क्वांटिटी फिशिंग के लिए, क्योंकि आपने बेबी फिशेस को ही कैच कर लिया, तो आगे फिर आप नेक्स्ट आपकी ब्रीडिंग कैसे होगी। देन और क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैंग्रोव्स आपको याद होगा, मैंग्रोव्स हमने पढ़े थे फॉरेस्ट में, वो मैंग्रोव्स वो थे जिनकी रूट सरफेस से बहुत ऊपर होती थी। सो मैंग्रोव्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिश, दिस इज important. Mangroves are breeding grounds for fish, but mangroves cannot survive in polluted water. वो सरवाइव कर सकते हैं सॉल्ट वाटर में, बट दे कैन नॉट सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर कैसे हो रहा है, ऑयल के स्पिलेट से हो रहा है, इंसेक्टिसाइड से हो रहा है, पेस्टिसाइड से हो रहा है, या इवन वो जो ये आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपना सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जाके पानी में फेंक कर आ जाती हैं, तो मैंग्रोव्स उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैंग्रोव्स लेकिन हाँ सॉल्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाकी पोल्यूशन को नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो फिर आपने जिनका ब्रीडिंग ग्राउंड है फिश का, आपने उसको भी डैमेज कर दिया। फिर पाकिस्तान डज नॉट हैव इनफ कमर्शियल कैपिटल टू डेवलप दिस इंडस्ट्री ऑन मॉडर्न लाइंस। पाकिस्तान में हर इंडस्ट्री में हमारे पास यही ड्रॉबैक है कि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं होता कि हम अपनी किसी और इंडस्ट्री को किसी मॉडर्न लाइन पे डेवलप कर सकें। कन्वेंशनल तरीके से हम सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न लाइंस पे हम नहीं कर पाते, इसी वजह से हम बहुत इनफेक्टिव रहते हैं अपनी चीज़ों में। फिर टू मेक फिशिंग सस्टेनेबल, गवर्नमेंट कैन बैन यूज ऑफ इलीगल नेट्स and maintain ecological balance by strict enforcement of laws. So again illegal nets वो होती हैं जो पुराने ज़माने की नेट्स हैं। अब पुराने ज़माने की जो नेट्स होती थी वो इतनी भयानक होती हैं कि उसमें बेबी फिशेस भी आ जाती हैं। अब और वो जो है ना उनमें कोई मतलब वो इतनी पुरानी है, एक तो वो ख़राब भी हो चुकी हैं, और उसी से हम अपनी फिशेस को जो है वो बार बार कैप्चर कर लेते हैं। तो वो आपको जब तक गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेगी, तो इसमें ज़्यादा एज सच इम्प्रूवमेंट की नहीं जा सकती। तो दिस इज इट, मैं आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इतना छोटा सा ही था, लेकिन जो भी बातें इसमें हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपको प्रॉब्लम, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए आनी चाहिए। अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो मुझसे। नहीं, कोई सवाल तो नहीं है। नहीं है। समझ आ गया सारा। चलो ठीक है, सो आप लोग बस ट्यूसडे की क्लास से पहले तीनों चैप्टर्स रिवाइज कर लेना, ताकि हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लें। ओके। ओके। चलो ठीक है, बाय। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।